जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो है कि मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू किया था और इसमें हम आक्रमणकर्ता के बारे में हमने देखे थे कि भारत पे कौन कौन से आक्रमण करता है। सबसे पहले जो है कि आपका मोहम्मद बिन कासिम आता है, अरब का आक्रमण होता है, फिर मोहम्मद गजनबी आता है, गोरी आता है, फिर चंगेज खा, फिर तैमूर। ये सारी चीजें हमने क्रम वाइज एक एक करके सारी चीजें देखी थी। ठीक है, इसके बाद से हम जो है कि गुलाम वंश के बारे में देखा था। गुलाम वंश के बारे में दिल्ली सल्तनत सरकारी इसका जो है कि प्रशासनिक कह लीजिए या दरबारी भाषा कह लीजिए, फारसी है, ये हमने देखा था। गुलाम वंश के बारे में हमने देखा था। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक इसका क्या होता है, फाउंडर होता है। यह पहला जो है कि इक्तेदार होता है जिसे जो है कि मोहम्मद गोरी अपना पूरा क्षेत्र जो है कि सौंप के चला जाता है। यह जो है कि गुलाम वंश की यहाँ से नींव पड़ती है। इसके टाइटल के बारे में बात करें तो इसके टाइटल के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं। एक तो इसको कुरान खां बोला जाता है, कुरान खां बोला जाता है, हातिम बोला जाता है, हातिम के अलावा देखा जाए तो लाख बक्स के नाम से जाना जाता है ना। कुरान खां इसलिए कहा जाता है कि यह जो है कि था तो आपका गुलाम, लेकिन बचपन में ही पूरे कुरान को क्या किया कर दिया था, सारे कुरान की आयतों को रट लिया था, याद कर लिया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया था कुरान खां। हातिम लाख बक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाखों का दान देता था। ये सारी चीजें हमने देखी थी एक एक करके। लाहौर इसकी राजधानी थी, ये सारा चीज हमने देखा था। इसके बाद जो है कि आपका आता है इल्तुतमिश के बाद आता है आपका ये कुतुब मीनार का निर्माण कराता है, कहाँ गया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाता है, कुतुब मीनार का निर्माण कराता है बख्तियार काकी से, सूफी संत बख्तियार काकी के जो है कि याद में निर्माण कराता है, पूरा कराता है इल्तुतमिश, है ना। और इल्तुतमिश के बाद आता है आपका रजिया सुल्तान। हालांकि बीच में जो है कि और छोटे छोटे राजा आए थे, बट उनको जो है कि जनता क्या करती है, गद्दी से उखाड़ कर फेंक देती है। उखाड़ के फेंकने के बाद जो है कि फिर इसकी जो है कि रजिया को गद्दी पे बिठाया जाता है। हालांकि मैंने ये भी बताया था आपको कि रजिया महिला होने के कारण क्या होती हो गई, अयोग्य हो गई। हालांकि इल्तुतमिश के जितने पुत्र थे, जितनी संतान थी, उन सब में कहा जाता है कि सबसे क्या थी, योग्य थी, लेकिन उसका महिला होना उसकी सबसे बड़ी क्या होगी, अयोग्यता हो गई, या कह लीजिए कि दोष हो गया, जिसके कारण उसे गद्दी से हटा के मरवा दिया गया था। ये सारी चीजें हमने देखी थी। तुर्क चहलगानी बनता है, यहाँ पे तुर्क चहलगानी बनाता है इल्तुतमिश, है ना। इल्तुतमिश एक और काम किया था जो मैंने थोड़ा सा मिस कर गया था, ये न्याय का घंटा लगवाया था, न्याय का घंटा, है ना, याद रखिएगा, ये न्याय का घंटा लगवाया था, न्याय का घंटा, इसके बारे में याद रखिएगा। पूछा जाता है कि न्याय का घंटा किसने लगवाया था, तो इल्तुतमिश ने लगवाया था। रजिया सुल्तान के बारे में हमने देखा, जनता सक्रिय हुई और इसके कारण रजिया को क्या मिल गया, राजगद्दी मिल गया, है ना। ये सारी बातें हमने देख ली थी। रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला जो है कि कौन शासक था, बलबन था, है ना, ये जानता था। तुर्क चहलगानी का क्या था, सदस्य था, और ये देखा था कि कैसे कैसे लोग जो है कि ये क्या बोलते हैं कि कैसे कैसे ये षड्यंत्र करते हैं राजतंत्र में, कैसे कैसे गद्दी का हेर फेर करते हैं। तो ये तुर्क चहलगानी को क्या करता है, समाप्त कर देता है, लक्त और लौह की नीति के अलावा के तरीके से, मतलब रक्त और लौह की नीति अपना के। कहा जाता है कि बलबन सबसे क्रूर शासक था, दिल्ली सल्तनत का सबसे क्रूर शासक, या कह लीजिए कि सबसे कठोर शासक था बलबन। इसके बारे में ये चीजें प्रसिद्ध है, फेमस चीजें हैं। देखो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जब कर चुके हैं ना, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं। बस एक बार सारा फटाफट जो है कि रिवाइज करा दे रहा हूं, ठीक है। नवरोज का त्योहार जो है कि 9 दिन तक मनाया जाता है, नवरोज का त्योहार 9 दिनों तक मनाया जाता है, ठीक है। कानून व्यवस्था, रब और लख्त की दीवाने अर्ज, ये सारी चीजें हमने देख लिया था। मंगोलों के आक्रमण के डर से जो है कि आपका जो गुलाम वंश था वो अपना एक्सपेंशन नहीं करता है,
यहां तक आते आते हमने जो है कि ये चीजें हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद ही हमको देखना है, इसके बाद का काल हमको देखना है कि कैसे कैसे इसके बाद का काल होता है। अब यहाँ पे सब बात देखते हैं, तो सबसे जो है कि लास्ट में आता है यहाँ पे क्यूमर्स आते हैं। कौन आता है? क्यूमर्स आता है, गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स, क्यूमर्स आता है। ठीक है, क्यूमर्स का मंत्री होता है जो है कि आपका जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी इसका मंत्री होता है ना। एज इसकी देखते हैं तो 70 साल होता है, 70 साल का बूढ़ा होता है, लेकिन इसके मन में भी कहीं ना कहीं लालसा भरी रहती है कि काश मैं भी एक बार राजा की गद्दी पे बैठ जाता, मैं भी राजा बन जाता। देखता है क्यूमर्स एक छोटा सा बच्चा होता है, नाबालिग बच्चा होता है। जलालुद्दीन क्या करता है? छल से इसे जो है कि इसकी हत्या कर देता है, और हत्या करने के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे कब्जा कर लेता है, और इस तरीके से खिलजी वंश की स्थापना होती है। खिलजी वंश की क्या होती है? स्थापना होती है। अब देखिए उम्र कितनी है? लगभग 70 साल है। 70 साल है, शरीर में जान है नहीं, तो ये कैसे होंगे? मार काट वाले जो है कि राजा होंगे नहीं, है ना। ये शांति प्रिय राजा होंगे, उदार होंगे, हृदय से क्या होंगे? उदार होंगे। लेकिन बिना ताकत से राजतंत्र चल नहीं सकता है। तो बिना ताकत से जब राजतंत्र नहीं चल सकता है, तो इनके भाई का लड़का था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, किसके भाई का लड़का था? जलालुद्दीन खिलजी के भाई का लड़का था अलाउद्दीन खिलजी, और उसके भाई की डेथ हो गई थी पहले ही। तो उन्होंने इनको क्या किया? गोद ले लिया, इसको पाला पोसा, इसे जो है कि सैन्य क्षमता सिखाई, सारी चीज सिखाई, और जब ये राजगद्दी पे बैठा है तो इसको सेनापति बना दिया। और सेनापति बना दिया, ये हमारे साथ गद्दारी ना करे, ऐसा ना हो कि हमको ही निपटा के गद्दी पे बैठ जाए, क्योंकि ताकत है नहीं, इसी के बल पे हमें क्या करना है? शासन चलाना है। तो जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया अलाउद्दीन खिलजी से। दामाद बना रहेगा, लड़की हमारी है, तो लड़की थोड़ी चाहेगी कि हमारे अब्बा जान मरे, ये कभी चाहेगी नहीं। तो लड़की इनको जो क्या करेगी? सिखाती रहेगी, तो ये धोखा वोखा नहीं देंगे, हमारा राज्य काज चलता रहेगा आराम से। ये सोच के इन्होंने ये सारा काम जो है कि किया था। लेकिन मामला हो गया क्या? फिर वही गड़बड़ हो गया। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? दक्षिण विजय पे गया था, दक्षिण विजय पे। वहां पे बहुत सारा जो है कि ढेर सारा जो है कि सोना चांदी धन दौलत लूट कर लेकर आया, और लूट कर लेके आया तो उसके मन में आ गई लालच। उसने कहा कि सारा मेहनत हम करें, सब कुछ हम करें, लड़ाई लड़े हम, लोगों को मारे हम, लूट के लाए हम, और राजा बने बैठे हैं गद्दी पे, ये इनको कुछ करना नहीं है, अपनी शरीर संभाले नहीं जाती है। इनको क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी को निपटा देता है। निपटाने के बाद जो है कि गद्दी पे बैठ जाता है। इसीलिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन था जिसने अपने ससुर की क्या कर दी? हत्या कर दी। ये इसके चचा जान भी थे, है ना, और गोद लिए हुए पालक पिता भी थे, है ना, दत्तक पिता कह लीजिए या पालक पिता कह लीजिए, वो पालक पिता भी थे और ससुर भी थे। फिर भी इनको क्या किया गया? निपटा दिया गया। ठीक है, वह मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस सिस्टम, जो आज है ना पीडीएस सिस्टम, राशन मिलता है सरकारी कोटे पे, उस तरह का प्रावधान इसने जो है कि उस समय किया था। घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। एक तो देखिए ये घरी था, घरी घर पे लगने वाला कर था। एक चरी था, चरी चारागाह पे, चारागाह पे लगने वाला कर था। हालांकि यहाँ पे मैं इसको बता दिया हूं, लेकिन लास्ट में इन सब जितने भी कर है ना, दिल्ली सल्तनत के समय जितने भी कर है, सारे करों को मैंने लास्ट में ऐड कर रखा है। तो वहां पे उन सारी चीजों को मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कर थे, क्या क्या उसका सिस्टम था, क्या क्या उसका मतलब था। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि एक पॉइंट आ गया है, घर यानी गृह पे लगने वाला कर, यानी घर पे लगने वाला कर घरी था। और चारागाह पे जो पशु चारण करने वाले लोग होते थे वो चारागाह कर देते थे। तो चारागाह कर देने को जो सिस्टम था, जो देते थे, उसको चरी कहा जाता था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी हो गया। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए?
तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए। यहाँ पे देखिए ये जो क्लास है ये बिल्कुल पॉइंट वाइज 1 to 1 पॉइंट वाइज जो है कि जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है, हम सिर्फ उसकी बातें यहाँ पे कर रहे हैं, इधर उधर की बहुत ज्यादा बातें नहीं कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तुगलक वंश, गाजी मलिक। गाजी मलिक इसकी क्या है? उपाधि है, उपाधि है। इसका रियल नाम था गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन महमूद तुगलक। पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन महमूद तुगलक इसका पूरा नाम था। इसी के शासनकाल में वो था। बाद में जब इसके शासन खिलजी वंश का शासन जो है कमजोर पड़ा, जब यहाँ पे कमजोर शासक आए तो उन्होंने क्या किया? मार करके अपना जो है कि तुगलक वंश की स्थापना कर दी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो जफर खां की, जफर खां की हो गई। अब यहां पे एक चीज आपको जानना पड़ेगा, इसके 4 सेनापति थे। अलाउद्दीन खिलजी के 4 सेनापति थे, 4 सेनापति है ना। पहला सेनापति था आपका नुसरत खां, नुसरत खां, उलूग खां, उलूग खां, जफर खां, जफर खां है ना, और एक था मलिक काफूर, मलिक काफूर, काफूर। तो ये जो 2 लोग हैं, ये लोग उत्तर भारत के सेनापति थे, उत्तर भारत में लड़ाई लड़ने के लिए सेनापति थे। ठीक है। जो मलिक काफूर था, मलिक काफूर आपके दक्षिणी भारत के लिए, दक्षिणी भारत के लिए था, दक्षिणी भारत के लिए था। और जफर खां साहब थे, ये जो है कि मंगोलों से युद्ध लड़ते समय इनकी मृत्यु हो गई। तो अलाउद्दीन खिलजी के 4 योग्य सेनापति कौन कौन से? नुसरत खां, उलूग खां, जफर खां और मलिक काफूर। और इसमें से जफर खां की मृत्यु हो जाती है मंगोलों से लड़ते समय। तो ये सीधा सीधा प्रश्न जो है कि आपसे पूछा जाता है। लेकिन ये भी जो है कि याद रखिए कि एक प्रश्न ऐसा अभी पूछा नहीं गया है, लेकिन बिल्कुल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेनापति नहीं था अलाउद्दीन खिलजी के समय? तो 4 ये थे, 4 में से किसी एक को क्या कर देगा? बदल देगा, और बदल देगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो इस चारों को आपको ध्यान में रखना है। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने वारंगल में परास्त किया था। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को परास्त किया था। अमीर खुसरो किसके शासनकाल से संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित हैं मुख्य रूप से। किस मुस्लिम बादशाह ने बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी। जैसे जैसे यहां पे पॉइंट वाइज है, सेम टू सेम ऐसे ही ऐसे सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। यहां पे कोई चेंज नहीं होता है, सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी के। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी जो है कि नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन जो है कि क्या बोलते हैं कि उलेमा लोग जो है उन्होंने विरोध किया तो उन्होंने क्या किया? त्याग दिया। हालांकि आगे चल के देखते देख ये अब यही कमजोरी है, दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है। अकबर आता है, नया धर्म चला देता है, दीन इलाही, ये नहीं चला पाते हैं। ठीक है। राज्य संबंधों में उलेमा की दखल का विरोध किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। जब इसने नया धर्म चलाने की कोशिश की तो उलेमा ने क्या किया? विरोध किया तो उसको लगा कि भैया राजकाज हम चलाने वाले राजा हम हैं, इस देश के सर्वोपरि हम हैं, हम ही विधान है, हम भी संविधान है, हम ही नियम है, हम ही कानून है, सर्वोच्च सत्ता हम ही है, और तुम लोग हमारे खिलाफ ही जा रहे हो, हमारे खिलाफ जा रहे हो। तो उन्होंने क्या किया? इन लोगों का जो है कि बहुत घोर विरोध किया था। और इन्होंने कहा था, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि भैया देखो, राजकाज का और धर्म का कोई लेना देना नहीं है। इतिहास में देखेंगे वही शासक महान गिने गए हैं, वही शासक महान गिने गए, जैसे अशोक महान हो गया है ना, अकबर महान हो गया, ये वही शासक महान गिने गए हैं
जो कहीं ना कहीं धर्म निरपेक्ष होके, यानी कि धर्म को राजतंत्र से अलग करके अपना शासन पद्धति चलाए हैं, वही जो है कि महान के कैटेगरी में आए हैं, है ना। हालांकि महानता की अलग जो है कि अपनी परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो अलग बातें हो जाती हैं, बट ये कॉमन फैक्टर रहा है उनमें। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण अभियान के स्पेस के अभियान थे धन प्राप्ति के लिए। दक्षिण के अभियान किस लिए थे? धन प्राप्ति के लिए। सेनापति कौन कौन से थे अलाउद्दीन खिलजी के? दक्षिण का सेनापति कौन था? मलिक काफूर था। दक्षिण में सेनापति जितने लड़ाई लड़ने वाला अलाउद्दीन खिलजी था, वो मलिक काफूर के नेतृत्व में लड़ा। ठीक है। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालसा भूमि मतलब भूमि अधिक पैमाने पर विकसित, हाँ, खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई तो अलाउद्दीन खिलजी की। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र हो गया। यह एक जो है कि स्टेटमेंट है, बर्नी का स्टेटमेंट है ना। यह कथन किस सुल्तान के लिए है कि जब वो उसने राजस्व प्राप्त किया, राजस्व यानी कि प्राप्त करने से मतलब ये हो गया कि जब वो राजा बन गया और बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त करने लगा, तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से क्या हो गया? पूर्णतः स्वतंत्र हो गया। ये किसके बारे में है? तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है। इसीलिए तो कहा जाता है कि इसने धर्म को राजधर्म से अलग करने का प्रयास किया था। ठीक है। एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुद के द्वारा चुना गया था, क्योंकि उसमें मोसिस तथा सोलोमोन जैसे गुण विद्यमान थे। दिल्ली का यह सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ये सारी चीजें पॉइंट वाइज जो एक एक चीज पूछी जाती है। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? वो सेम है, खालसा या खालसा बोल लीजिए, दोनों सेम ही है। भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व प्रति विस्वा मतलब होता है 1 बीघे का 20वां हिस्सा। 1 बीघे का 20वां हिस्सा उसे कहते हैं बिस्वा। ठीक है। उपज का आकलन सबसे पहले किया था तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन में ये सारा काम हुआ था। वह दिल्ली का सुल्तान जिसने प्रशंसा में एक प्रशस्ति पाया जाता है, वह दिल्ली का सुल्तान जिसकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया जाता है या पाया गया है, अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान जिसने शहरों के बाजारों में भेजने के लिए जिसने अनाजों को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। यही जो शख्स था, क्योंकि मुगल काल में हमने देखा कि मुगल काल जो है कि अपने राज्य की स्थापना तो कर देते हैं, लेकिन यह उसका विस्तार करने की कोशिश नहीं करते हैं, जिसका मुख्य कारण क्या था कि मंगोलों के आक्रमण का भय लगा रहता था, जिसके कारण ये एक्सपेंशन करने से यानी कि अपना विस्तार करने से डरते थे। खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक आता है जो अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास करता है। इसके लिए 4 सेनापति रखता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी? अब देखिए, अगर आप अपने राज्य को बड़ा करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी। भाई, किसी के राज्य में जाओगे तो अपनी राजगद्दी, अपना क्षेत्र स्वतः ही आपको थोड़ी सौंपेगा। बल का प्रयोग करना पड़ेगा, डराना पड़ेगा, धमकाना पड़ेगा, ताकत दिखाना पड़ेगा, है ना, मसल्स फ्लेक्स करना पड़ेगा। जब दिखाएंगे तब जाके वो क्या होगा? डरेगा, आपके अधीन आएगा, अपना राज्य सौंपेगा आपको। तो इसके लिए परमानेंट आपको जो है कि बड़ी सेना आपको रखनी पड़ेगी। तो ये सारा काम करता है, बहुत सारा काम करता है। ये परमानेंट सेना रखता है ना। और
आगे आता है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अनाज के दाम नियत किए? अलाउद्दीन खिलजी। अनाज के दाम क्या किए? नियत किए। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया? नगद वेतन, है ना। अब नगद वेतन की बात करते हैं, ये देता है, देना स्टार्ट करता है, सैनिक रखेगा अस्थाई, नगद वेतन देगा, ये सारा काम यहां से स्टार्ट हो जाता है। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। यानी बड़े लेवल पर जो है कि यहां पे क्या हो रहा था? कर वसूला जा रहा था बड़े लेवल पर। ठीक है। 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? मलिक काफूर को। इसे गुजरात से खरीदा गया था, गुजरात के बाजार से खरीदा गया था 1000 दिनार में, इसीलिए इसे 1000 दिनारी कहा जाता है। कई बार ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि 1000 दिनारी किसे कहा जाता है, तो 1000 दिनारी मलिक काफूर को कहा जाता है। और ये अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? दक्षिण भारत विजय का आप कह लीजिए कि सेनापति था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन है? मलिक काफूर, मुसलमान। ठीक है, एक हालांकि ये अलग अलग ऑप्शन आता है उसके अकॉर्डिंग है। इसके अलावा देखेंगे तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बिहार में उस समय जितने विश्वविद्यालय थे ना, सारे विश्वविद्यालय को नाश करने का काम किसने किया? मलिक काफूर। ठीक है। जब उसने राजस्व प्राप्त किया, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, शरीयत के नियमों से पूर्णतः क्या हो गया, कुछ कुछ पॉइंट डबल आ गया है ना। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। कौन था देवगिरी का शासक? रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का नेता कौन था? दक्षिण अभियान का नेता मलिक काफूर, अभी हमने देख लिया, बता दिया वहां पे आपको स्टार्टिंग में। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो अर्थात तोते ए हिंद, इन्हें हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है, तोता ए हिंद आविष्कर्ता है। आविष्कर्ता है, किसके आविष्कर्ता है? तो ये सितार और कव्वाली के, सितार और कव्वाली के जो है कि आपके आविष्कर्ता है। बगदाद के खलीफा से मान्यता लेने से मना कर दिया और खुद को खलीफा घोषित किया मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने 1306 ईस्वी में, 6 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय से दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी सिंध। यानी कि जो खिलजी वंश चल रहा था, खिलजी वंश के समय जो भारत की जो सीमा थी मंगोलों और भारत के बीच की जो सीमा थी वो सिंधु का क्षेत्र था, या सिंध नदी जो है कि थी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र, ये आ गया दोबारा, यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट दोबारा आ गया है। ठीक है। किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा है? 8 सुल्तानों का शासन किसने देखा है? अमीर खुसरो ने। यानी लंबे समय तक यह जो है कि दरबार में रहे थे। ठीक है। वे सूफी संत जो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, अमीर खुसरो। अभी देखिए आगे जैसे ये हमारा जो है कि दिल्ली सल्तनत की समाप्ति होगी, 2-3 क्लास में हो जाएगी, इसको छोड़ के 2 और क्लास होंगे, एक प्योर जो है कि आपका पीवाईक्यू का होगा और एक कंटेंट और पीवाईक्यू दोनों का होगा, यानी कि 2 क्लास और होंगे। तो जैसे ही ये समाप्ति होगी वैसे ही हम धार्मिक आंदोलन देखेंगे, धार्मिक सुधार आंदोलन देखेंगे। यहाँ पे मुस्लिम धर्म भी जो है कि में भी आंदोलन हुए हैं, हिंदू धर्म में भी आंदोलन हुए हैं, शैव धर्म में भी आंदोलन हुए, वैष्णव धर्म में भी आंदोलन हुए हैं। दोनों चारों धर्मों में जो है कि बहुत बड़े लेवल पे बदलाव और आंदोलन हुए थे। कारण क्या था? कारण यह था कि इस्लाम धर्म और जो भारतीय कल्चर था बिल्कुल विरोधाभास था, इसमें इसकी मान्यताएं, इसके ट्रेडिशन में क्या था? विरोधाभास था। तो टकराव की स्थिति बहुत बनती थी। आज भी देखिए हिंदू मुसलमान में टकराव की स्थिति बहुत बनती है, इसी पे तो पूरी राजनीति चलती है भारत की, है ना। बट उस समय और ज्यादा था। तो इसको सामंजस्य बिठाने के लिए मुस्लिम धर्म में भी आपके सूफी आंदोलन आए, है ना, और हिंदू धर्म में भी बहुत सारे आंदोलन आए। और इस तरीके से जब समाज में एक साथ ही रहना है तो एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई थी धार्मिक आंदोलन के द्वारा। तो उसको हम इसके बाद 2 क्लास के बाद तीसरे क्लास में हम धार्मिक आंदोलन देखेंगे। कौन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जो है कि दरबारी कवि थे अमीर खुसरो।
किसने भारतीय वाद्य यंत्र, अब देखिए भारतीय वाद्य यंत्र वीणा और ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा, दोनों को मिला करके सितारा जो है कि एक नया वाद्य यंत्र बनाए थे अमीर खुसरो ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। किस संगीत वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान वादों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? सितारा को। सितारा का जो है कि हिंदू मुस्लिम कल्चर का प्रतिनिधित्व करता है सितारा, है ना। ख्याल गायकी का आविष्कारक कौन है, यानी कि कव्वाली का, है ना, तो अमीर खुसरो है। अरबी फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। नूरे सिपिहर के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो ब्रज भाषा के विकास में जो है कि अमीर खुसरो का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि योगदान रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इनके योगदान को फटाफट क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए, तो इस तरीके से हम देखते हैं तो खिलजी वंश क्या होता है? खिलजी वंश समाप्त हो जाता है और खिलजी वंश के बाद आता है आपका तुगलक वंश। कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आता है ना। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ये इसका पूरा नाम है। इसका टाइटल क्या है? गाजी मलिक। इसका टाइटल क्या है? गाजी मलिक। गाजी मलिक। गाजी का मतलब क्या होता है? गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला। इसका मतलब क्या होता है? काफिरों का वध करने वाला। ठीक है, अब काफिर का मतलब जो है ना, देखिए काफिर का मतलब अलग अलग लोग अलग अलग निकालते हैं। काफिर जो शब्द है, काफिर का मतलब अलग अलग लोग अलग अलग शब्द जो इसका मतलब निकालते हैं। कुछ लोग मतलब ये निकालते हैं कि काफिर का मतलब नॉन मुस्लिम होता है। जो थोड़े पढ़े लिखे और रिसर्चर लोग हैं वो काफिर का मतलब बताते हैं आपके नॉन बिलीवर, यानी कि भगवान में या अल्लाह में, यीशु में विश्वास जो नहीं करने वाला है। एक शब्द में कहा जाए कि जो नास्तिक है, जो ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को नहीं मानता है, वो काफिर की कैटेगरी में आता है। और ऐसे लोगों को जो है कि मारा जाना चाहिए। ये जो है कि इस शब्द से पता चलता है। गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला। तो गाजी मलिक इसका क्या था, जो है कि कह लीजिए कि टाइटल था। मुख्य नाम, मेन नेम इसका क्या था? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ठीक है, आगे। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? गयासुद्दीन तुगलक से। गयासुद्दीन तुगलक से जो है कि भेंट करने से निजामुद्दीन औलिया ने क्या किया? मना कर दिया। याद रखिए कि मध्यकालीन भारत में नहर प्रणाली की शुरुआत किया था। नहर प्रणाली का प्रारंभ इसने किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने मध्यकाल में नहर प्रणाली की शुरुआत किया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। किस राजवंश ने नहर प्रणाली की शुरुआत किया था? तो तुगलक वंश ने। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत विद्वान आदमी था, पगला। हालांकि इसको पगला बादशाह बोला जाता है कि पगला था, सनकी था,
विरोधाभासी तत्वों का मिश्रण था इसमें, है ना। राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ये बहुत सारी बातें इसके बारे में कही जाती है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। लेकिन एक बात तो पक्का है कि यह बहुत, यह कह लीजिए कि दूरदर्शी और बहुत जो है कि विद्वान व्यक्ति था। बस समय इसका खराब था। समय खराब इन सेंस ये था कि जिस समय ये डिसीजन लिया उस समय इसके डिसीजन को समझने और सपोर्ट करने वाले माहौल या इन्वायरमेंट नहीं था। जिसने जो सारे डिसीजन इसने किए, इसने बहुत सारे 4-5 डिसीजन किए, जिसको बताऊंगा आगे चल के इसी क्लास में बताऊंगा। 4-5 डिसीजन करता है, वो 4-5 डिसीजन लेकर के यह बर्बाद हो जाता है, इसका साम्राज्य बर्बाद हो जाता है, खजाना खाली हो जाता है, लोग त्रस्त हो जाते हैं। और लोग त्रस्त हो जाते हैं, इसीलिए तो कहा जाता है कि राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से, दोनों को क्या हो गई, मुक्ति मिल गई। लेकिन आगे चल के देखते हैं अकबर के काल में जो मुगल सल्तनत आती है, तो लगभग वही डिसीजन या वही सारे निर्णय अकबर करके महान बन जाता है। क्योंकि उस समय का जो इन्वायरमेंट है, जो परिवेश है, इस डिसीजन को, इस निर्णय को समझने, इसे पालन करने और इसे सपोर्ट करने के लिए तैयार था मेंटली, फिजिकली। जबकि यहाँ पे देखा जाए तो वो इन्वायरमेंट या परिवेश सही नहीं था, जिसकी वजह से इसके सारे डिसीजन क्या हो जाते हैं, फेल मार जाते हैं। कुछ तो इसके नसीब का भी खेल था, है ना। एक होता है ना, एक कहावत कही जाती है, सर मुड़वाते ओला पड़े। तो सर मुड़वाते ओला पड़े का मतलब ये हो गया कि हमने जैसे ही जो है कि थोड़ा हमारा नाजुक दौर आया, हमने कोई डिसीजन लिया, तभी तक क्या हो गया, दौर, नाजुक दौर स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके ये सारा काम जो है करते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की। सबसे पहले खतरनाक काम क्या किया, खतरनाक काम क्या किया इन्होंने, देखिए इन्होंने जो काम किया, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो काम किया था, वो 5 काम यहां पे करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि दोआब में कर बढ़ा देते हैं। दोआब में कर वृद्धि कर देते हैं, और कर वृद्धि जैसे ही करते हैं अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, सिर मुड़वाए ओला पड़े। जैसे ही इन्होंने क्या किया, कर बढ़ाया, वैसे ही अकाल की स्थिति आ गई, समस्या आ गई। तो अकाल की स्थिति जैसे ही आ गई तो इन्होंने क्या किया, कहा कि हम दिल्ली जो हमारी राजधानी है इसको शिफ्ट कर लेते हैं दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद, विंध्य रेंज को पार करके, सतपुड़ा रेंज को क्या करके, पार करके चले गए महाराष्ट्र दौलताबाद साइड में। पता चला कि जो सेना थी, जो लोग थे, आधे लोग जो है कि 20% 30% लोग जाते समय मर गए, फिर जो है कि वहां पे गए तो वहां से फिर आते समय जो है कि क्या हो गए, वहां पे मर गए। तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, तो वो भी क्या हो गई, योजना विफल। देखिए अब कर बढ़ाए और अकाल पड़ गया, योजना क्या होगी, फेल हो गई। अब किसान के पास पैदावार ही नहीं रहेगी, कहां से देगा कर, खाने की उसकी लाली पड़ी रहेगी। तो इसने क्या किया, इसके डिसीजन जो है कि किस्मत का मारा था बेचारा, यहां पे खराब हो गया। उसके बाद दौलताबाद गया, वहां पे भी गया तो कैसे हाँक टाक के ले गया लोगों को, फिर वहां पे गया, वहां पे कुछ दिन रहने के बाद लगा कि नहीं गड़बड़ कर दे, फिर वापस दिल्ली लेके आया। तो एक यह भी योजना इसकी क्या हो गई, फेल मार गई। उसके बाद सांकेतिक मुद्रा चलाया, सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी मुद्रा चलाया, है ना। तांबे का, सोने और चांदी की जगह तांबे का मुद्रा चला दिया, सांकेतिक मुद्रा चला दिया। तो जितने सेठ महाजन थे वो सोने की मुद्रा लेके रख लेते थे, तांबे वाला दे देते थे। तो अर्थव्यवस्था चरमरा गई, लोग सोना रख लेते थे, तांबे का मार्केट, पूरे मार्केट में से तांबे के सिक्के घूम रहे हैं, सोना गायब है। तो अर्थव्यवस्था जब चरमरा गई तो लोग जो है कि सोना दे ही नहीं रहे थे, तो अब इसे अपने खजाने से सोने के सिक्के देने पड़े, तांबे के सिक्के फिर क्या किए, वापस लेने पड़े। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत का हर एक घर टकसाल हो गया था। टकसाल यानी सिक्के। अब भाई काम क्यों करना, तांबे के सिक्के बना रहे हैं, बैठे सुबह से शाम तक बना रहे हैं, राजा ने चलाया, उसमें खास कोई विशेषता है नहीं, सेम टू सेम वैसे ही सिक्के बना के हम भी मार्केट में चला रहे हैं।
तो इस तरीके से इसका पूरा दिवाला क्या हो गया, निकल गया। अच्छा, तीसरा का बात तो ये था, ठीक है। उसके बाद चौथा जो बात इसने कहा खुरासान विजय। खुरासान विजय की बात की। खुरासान विजय, खुरासान विजय के मतलब ये हो गया कि खुरासान जो आपका इस समय अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, उधर देखा जाए तो वहां पे एक नाबालिग बच्चा जो है कि राजगद्दी पे बैठा था। इसने तैयारी किया कि चलो 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 हम आक्रमण करेंगे, अपना क्षेत्र विस्तार करेंगे। और जब ये जो है खुरासान पहुंचा, उसके बॉर्डर पे, सीमा पे पहुंचा, तो पता चला कि वहां पे कोई ताकतवर राजा आ गया है। लड़के को हटा के कोई ताकतवर क्या हो गया, जो नाबालिग बच्चा था जो वहां पे शासन करने बैठा था, उसको हटा करके कोई ताकतवर राजा आ गया है। तो वो प्लान भी इसका क्या हो गया, फेल मार गया। ठीक है। उसके बाद एक और जो है कि इसकी योजना आती, कराचिल विजय। कराचिल विजय, विजय पहाड़ी क्षेत्र में घुसा देता है अपनी सेना को कराचिल विजय में। वहां पे बहुत सारे जो है कि सैनिक मारे जाते हैं, हार जाता है, और इस तरीके से इसके 5 जो ये प्लान थे, 5 प्लान क्या हो जाते हैं, फेल मार जाते हैं। अब फेल मार जाते हैं तो इसीलिए इसे पगला बादशाह, है ना, पगला बादशाह बोलते हैं। जितने डिसीजन ये सारे क्या हुए, बेकार हो गए। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑलरेडी हो गया, है ना। सन 1329 से 30 के बीच किसने तांबे के सिक्के जारी किए थे, प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। टोकन जो है करेंसी मैंने बताया था अभी, टोकन करेंसी इसने चलाया था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण या विरोधी तत्वों का मिश्रण कहा है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधी तत्वों का मिश्रण कहा गया है। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से किसके निधन के बाद, वादायूनी इस प्रकार का टिप्पणी करता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के बाद। भैया राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। राजा को लगता था कि मेरी जनता पागल है, मैं इतने अच्छे अच्छे डिसीजन ले रहा हूं, सही साबित नहीं हो, लोग मुझे समझ ही नहीं रहे। और प्रजा को लगता था कि कैसा पागला बादशाह बन गया है, इसको निर्णय लेने ही नहीं आता, कब क्या निर्णय लेना चाहिए इसको पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये चलता रहता था। मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के। याद रखिएगा, यह भी पूछा जाता है कि इब्न बतूता कहां से भारत आया था, तो मोरक्को। मोरक्को कहां पे पड़ता है, मोरक्को कहां पे पड़ता है, तो अफ्रीका में पड़ता है। मोरक्को अफ्रीका में पड़ता। जब आप जाएंगे ना भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, यूरोप, देखिए यहां पे देखेंगे, यहां पे यूरोप है, यूरोप है, ये भूमध्य सागर है ना, और ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है इस तरीके से। और यहाँ पे आपका एटलस जो है कि माउंटेन है, और यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर यहाँ पे आपको मोरक्को दिखेगा, मोरक्को दिखेगा। तो मोरक्को कहाँ पे पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है। और अफ्रीका महाद्वीप से जो है कि ये इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत जो है कि विवरण दिया है, इब्न बतूता ने दिया है। इब्न बतूता ने ही जो है कि इसका वर्णन किया है, डाक व्यवस्था के बारे में वर्णन किया है। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था तो डाक व्यवस्था देखा था, डाक सिस्टम, तो उसका वर्णन इसने कर रखा है। किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति के चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया है, इब्न बतूता ने। यानी कि सती प्रथा का चित्रण करने वाला प्रथम विदेशी, सती प्रथा का चित्रण करने वाला प्रथम विदेशी कौन है, इब्न बतूता, है ना, ढोल नगाड़ा बजा के।
ठीक है। वह प्रसिद्ध इतिहासकार जिसने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर सुल्तान को ये कहा, बदायूनी ने कहा, या ऑलरेडी हमने देख लिया। भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने चेक किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला प्रथम दिल्ली का सुल्तान कौन था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि होली के त्योहार को ऑफिशियल तौर पे मनाने वाला, उसमें शामिल होने वाला मुस्लिम बादशाह कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। इसने बहुत प्रयास किया जनता से जुड़ने का, जनता से जुड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ये जितना भी प्रयास करता था, जितने भी निर्णय लेता था, ऐसा लगता था कि इसकी किस्मत में लिखा है उल्टा। जो डिसीजन लेता था, जो निर्णय लेता था, ठीक उसके उल्टा होता था, है ना। दीवाने अमीर कोही नामक पृथक किसी विभाग की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? मोहम्मद बिन तुगलक ने। देखो, काम बहुत अच्छा किया, कुछ काम बहुत अच्छा किया, लेकिन इसके जो निर्णय थे ना, वो गलत साबित हो गए। कुछ तो जनता की अज्ञानता या कह लीजिए कि कम ज्ञान के कारण, और कुछ इसका नसीब खराब था, तो इस कारण से इसको थोड़ी सी असफलता मिली। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया? जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक। इसका नाम था, उपनाम था जोना खां। जोना खां के जो है कि नेतृत्व में जो है कि आपका जौनपुर नगर की स्थापना की थी। किसने करा था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे, देखिए जो फिरोज शाह तुगलक है, इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक आता है। तो फिरोज शाह तुगलक बहुत सारे जो है कि जगहों की स्थापना की। जैसे एक बंगाल में देखेंगे तो आजादपुर पश्चिमी बंगाल में, है ना। फिरोज शाह कोटला, है ना। इसके अलावा बात देखें तो जौनपुर ये भी होता है। उसे हरियाणा में देखेंगे, हरियाणा में हिसार फिरोज शाह कोटला बताई दिए। तो ये कुछ जो शहर हैं, इनकी स्थापना करने वाला कौन है? फिरोज शाह तुगलक। इस चीज को याद रखिएगा। जौनपुर जोना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इसको बनाया था। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक जब जाते जाते गया तो इस समय राज्य जो था, जो तुगलक वंश का जो साम्राज्य था, वो कंप्लीट रूप से डिस्ट्रॉय करके गया था। पूरा खजाना खाली था, सैनिकों को देने के लिए वेतन नहीं था, जनता रुष्ट थी, जनता खुश नहीं थी। मुस्लिम अलग जो है कि नाराज थे, हिंदू अलग नाराज थे, सब कोई नाराज, मतलब एकदम जो है कि कह लीजिए ना, समस्याओं का पहाड़ खड़ा था। जब फिरोज शाह तुगलक आता है तो एक एक करके सारा सुधार करता है और सारी व्यवस्था क्या करता है? सही करता है फिरोज शाह तुगलक। आगे आएगा भी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया क्योंकि अपने साम्राज्य को प्रभावी, उसको लगा कि हम जो है कि भारत के केंद्र में चले जाएंगे नीचे की तरफ, तो मंगोलों के आक्रमण से क्या होगा? कम भय होगा और हम अच्छे तरीके से पूरे भारत पे क्या कर सकेंगे? नियंत्रण कर सकेंगे। लेकिन हो गया उल्टा काम, तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष बाद, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्पेस नामक शिविर में रहा था। मतलब कहां रहा था? तो स्वर्णगिरी शिविर में रहा था। कहां पे रहा था? स्वर्णगिरी शिविर में रहा था। स्वर्णगिरी शिविर में रहते समय दिल्ली एक प्रकार के स्पेस बर्बाद हो गई थी और बहुत लोग मरे थे प्लेग के कारण। किसके कारण? प्लेग, महामारी आ गई थी, प्लेग आ गया था, जिसके कारण दिल्ली में बहुत सारे लोग क्या हो गए? सफाया हो गया। और जब यह बात मोहम्मद बिन तुगलक को पता चली तो बेचारे का दिल क्या हो गया? जो हृदय है वो द्रवित हो गया। फिर इसने डिसीजन, लेकिन नहीं, वापस चलते हैं, वापस दिल्ली ही सही था। आते समय लोग मरे, जाते समय लोग मरे, दिल्ली में छोड़ के चला आया, वहां पे भी लोग मरे, तो ये फिर वापस दिल्ली चला आया। दीवाने कोही किसके से संबंधित है? मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है, कृषि विभाग है। दिल्ली का वह सुल्तान जो दान दक्षिणा का काफी ध्यान देता था और उसके लिए एक नया विभाग दीवाने खैरात बनाया था। दीवाने खैरात बनाया था फिरोज शाह तुगलक।
देखिए दीवाने खैरात, दीवाने बंदगाह क्या था? तो दीवाने बंदगाह अभी आगे आएगा, चलो बताते हैं, जब आएगा तो बताते हैं। फिरोज शाह ने दासों के लिए नए विभाग दीवाने बंदगाह आ गया। दीवाने बंदगाह जो है कि इसने नया जो है कि डिपार्टमेंट बनाया, और इसी के पास सबसे ज्यादा दास इसी के समय थे। लगभग 1,80,000 के आसपास इसके पास क्या थे? दास थे। इसलिए नया विभाग ही बना दिया, दीवाने कहा गया? दीवाने खैरात। ठीक है। किस शासक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? पहला शासक जिसने ब्राह्मणों पर भी क्या किया? जजिया कर लगा दिया इसने। ठीक है, पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। बाजारों के सहायतार्थ दिल्ली के सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय खोला? एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। बेरोजगारी बढ़ गई थी। अब देखिए सारा कांड करके गया था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। अब सारा कांड करके गया था, जनता नाराज थी, एक एक करके काम करता है। युवा बेरोजगार थे, उनके रोजगार के लिए क्या किया? रोजगार जो है कि दफ्तर खोला, है ना। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला शासक था। भाई मुस्लिम वर्ग भी तो नाराज था, मुस्लिम वर्ग को भी खुश करना है, जोड़ना है, उनको भी तो जोड़ना है। हज की व्यवस्था कर दिया, है ना, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखा था, फिरोज शाह तुगलक अपना संस्मरण लिखा था। 22 दिसंबर को जन्म दिवस मनाया जाता है किसका? गुरु गोविंद सिंह का। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। किस राजवंश के अंतर्गत विजरात का चरमोत्कर्ष हुआ? विजरात का चरमोत्कर्ष हुआ तुगलक वंश के समय। टोपरा व मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली में कौन लाया? फिरोज शाह तुगलक। इस चीज को याद रखिएगा कि टोपरा अभिलेख और मेरठ से अशोक के स्तंभ दिल्ली में लाके स्थापित करवाने वाला फिरोज शाह तुगलक है। किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करा? यहाँ पे कहा जाता है ना कि वहां पे जो है कि बिजली वगैरह गिर गई थी, जिसकी वजह से जो है कि वहां पे थोड़ा टूट फूट हो गया था, तो इस वजह से उसने क्या किया? उसका पुनः निर्माण करवाया। अब इस तरीके से देखते हैं तो कुतुब मीनार से में काम करने वाले जो राजा हैं, जो सुल्तान हैं, उनके 3 नाम हो जाते हैं। सबसे पहले आपका कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, उसके बाद इल्तुतमिश आता है, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आ जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कभी भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान का कुतुब मीनार में कोई योगदान नहीं है? जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। ऑलरेडी मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के। अभी हमने बताया कि लगभग 1,80,000 आपके गुलाम थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या है? एक खैराती अस्पताल है। खैराती अस्पताल में आप मतलब ये समझिए कि आज के जमाने में जैसे सरकारी अस्पताल है ना, उसी तरीके से ये एक तरीके से सरकारी अस्पताल टाइप का, खैराती अस्पताल टाइप का था। किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ये काम बहुत अच्छा किया। ठीक है, इसने पूरे भारत में देखा जाए ना, पूरे भारत में, आगे कहीं आ जाएगा, हाँ आ गया यहाँ पे। चलो आज एक पॉइंट देख लेते फिर बात करते। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला फिरोज शाह तुगलक है। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, फिरोज शाह तुगलक।
पूरे भारत में नहरों का जाल बिछा दिया। क्यों भैया? देखिए, हमेशा से भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और कृषि यहां की ज्यादातर मानसून पे निर्भर रही है। उस समय ट्यूबवेल व्यवस्था बहुत होती नहीं थी, तो सिंचाई का साधन होना चाहिए। तो सिंचाई के साधन के लिए इसने क्या किया? नहरें खुदवाई बड़ी लेवल पे, बहुत सारा काम, पूरा काम क्या किया? पहले तो पूरे भारत में नहरों का जाल बिछा दिया। उसके बाद देखते हैं तो लगभग 50 बांध बनवाए, 50 के आसपास बांध बनवाए थे, है ना। 30 आपकी झीलें बनवाया था, 30 झीलें बनवाया था और लगभग 150 कुएं खुदवाया था। इतना सारा काम किया था, किस लिए? अपनी जनता की सहूलियत के लिए। हालांकि यह धर्मनिरपेक्ष नहीं था, लेकिन जनता के सहूलियत के लिए बड़े लेवल पर काम इसने किया था, क्योंकि जनता नाराज थी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने जितने सारे कांड करके गए थे, उन सारे कांड को सफाया करने का और जनता को पुनः जो है कि राजा से जोड़ने के लिए इसने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि सबसे बड़ा भारत में, मध्यकालीन भारत में नहरों का जाल बिछाने वाला शासक कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। ये लगभग आपका 50 बांध बनवाता है, 30 झीलें बनवाता है, 150 कुएं खुदवाता है और इस तरीके से बड़े लेवल पर सिंचाई का बंदोबस्त करता है, ताकि किसान भाई कर कहां से देंगे? कर कहां से देंगे? जब पैदावार होगी तभी तो कर देंगे। और पैदावार, भारत का मुख्य जो है कि आधार क्या था? कृषि प्रधान देश था और कृषि डिपेंडेंट नहीं थी मानसून पे, इसलिए सिंचाई का पानी अवेलेबल कराना, ये बात समझ गया था और इसने सारा काम किया। आगे चलते हैं। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज शाह तुगलक ने। कुछ यहां पे पॉइंट दो बार आ गए। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझने में बेहतर अब इसने क्या किया? अनुवाद विभाग जो है कि बनाया। कारण क्या था? मैंने अभी आपको बताया कि यहां पे जो भारत में इस समय था, दो प्रमुख धर्म थे, इस्लाम और सनातन, जिनके जो तत्व हैं, जो कल्चर हैं, जो रिचुअल्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के विरोधाभासी थे। टकराव की स्थिति ज्यादा बनती थी, तो इसने अनुवाद विभाग बनाया और कोशिश किया कि हिंदू कल्चर को मुस्लिम लोग जाने और मुस्लिम कल्चर को हिंदू लोग जाने, क्योंकि एक ही साथ रहना है तो टकराव हम बहुत लंबे समय तक अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं कर सकते, शांति व्यवस्था बिल्कुल जरूरी है राज्य में। तो इसके लिए इसने अनुवाद विभाग बनवाया था, इसी कारण, यही मेन कारण था। तो फिरोज शाह तुगलक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन शाह मोहम्मद, नसीरुद्दीन मोहम्मद जो है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद लोदी वंश आ जाता है। कौन सा आ जाता है? लोदी वंश आ जाता है। और लोदी वंश के बारे में हम जानते हैं कि लोदी वंश सल्तनत काल का अंतिम वंश था। उसके बाद मुगल काल की स्थापना आ जाती है, बाबर आ जाता है, कुछ समय के लिए सैयद वंश आ जाता है यहाँ पे। ठीक है। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया? खिज्र खां। ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं तो अब लोदी वंश जो है कि यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। आप जो है कि लोदी वंश को छेड़छाड़ नहीं करते हैं, है ना, लोदी वंश से छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अब लोदी वंश में थोड़ा सा रह गया है, मतलब कि अब दिल्ली सल्तनत में थोड़ा सा रह गया है, उसे पूरा करेंगे। उसे पूरा करने के साथ ही साथ नेक्स्ट क्लास में हम कुछ प्रश्नों को जो है कि वहां पे प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम ये काम कर लेंगे तो हमारा एक तरीके से सल्तनत काल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। एक और जो है कि प्रैक्टिस सेशन मैं आपको कराऊंगा, जिसमें लगभग
50-60 प्रश्न और होंगे, 60 के आसपास, 60-70 के आसपास एक और प्रश्नों का सेट होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और इस तरीके से दिल्ली सल्तनत क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद धार्मिक आंदोलन और विजयनगर साम्राज्य और धार्मिक आंदोलन, इन दोनों चीजों को हम एक साथ देखेंगे एक पीडीएफ। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।